हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन की विधि हम पढ़ेंगे और वो विधि है अर्ध संरक्षी विधि या सेमी कंजर्वेटिव विधि। डीएनए रेप्लिकेशन का अर्थ क्या होता है? पिछली क्लास में हमने देखा था डीएनए जब द्विगुणन होता है, रेप्लिकेशन होता है और वह सेमी कंजर्वेटिव विधि से होता है। इसके बारे में हमने प्रायोगिक प्रमाण देखा था जिसे मेसेल्सन और स्टार ने प्रस्तुत किया था। उन्होंने बताया था कि डीएनए जो होता है वह अर्ध संरक्षी विधि अर्थात सेमी कंजर्वेटिव मेथड से ही द्विगुणित होता है, अपनी कॉपी बनाता है। तो रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? द्विगुणन का मतलब क्या है? डीएनए अपनी प्रतिकृति तैयार करता है, अपने ही कॉपी तैयार करता है, यानी डीएनए से ही क्या बनेगा? डीएनए बनता है। इस डीएनए प्रोसेस में डीएनए टू डीएनए ही बनेगा, ये अपनी कॉपी बनाता है। ये जो प्रोसेस होता है डीएनए रेप्लिकेशन का, वो होता है एस प्रावस्था में, एस फेज में होता है। आपने जब कोशिका विभाजन पढ़ा था लास्ट ईयर 11th क्लास में, सेल डिवीजन का पूरा प्रोसेस, उसमें दो फेज होता है, इंटरफेस अवस्था और सेल डिवीजन अवस्था। इंटरफेस अवस्था को हम तैयारी अवस्था कहते हैं, जहां पर डिवीजन से पहले, विभाजन होने से पहले कोशिका अपने आप को तैयार करती है। और उस इंटरफेस अवस्था में 3 प्रावस्थाएं होती हैं, G1, S और G2 प्रावस्था। एस प्रावस्था में ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है डीएनए द्विगुणन का, क्योंकि आपको पता है सेल डिवीजन में पहले क्रोमेटिन धागों के रूप में रहता है आनुवंशिक पदार्थ, और जब विभाजन की प्रक्रिया शुरू होती है तब चूंकि इसका द्विगुणन हो चुका रहता है, तब प्रोफेज अवस्था तक वह क्रोमोसोम के रूप में आ जाता है, जिसमें 2 स्ट्रैंड, उसकी 2 भुजाएं आ जाती हैं, तो उसकी मात्रा बढ़ जाती है। और मात्रा क्यों बढ़ती है? इस द्विगुणन प्रोसेस होने के कारण। तो बच्चों ध्यान रखना, डीएनए रेप्लिकेशन होता है सेल डिवीजन के, जब कोशिका विभाजन की तैयारी अवस्था की एस प्रावस्था में यह द्विगुणन की विधि होती है। द्विगुणन की विधि जो है वह सेमी कंजर्वेटिव होती है, अर्ध संरक्षी होती है। अर्ध संरक्षी का मतलब होता है आधा डीएनए संरक्षित रहता है पेरेंट्स के पास और आधा ट्रांसफर होता है दूसरी कोशिका में। ठीक है, तो ये जो सेमी कंजर्वेटिव विधि है उसका पूरा मैकेनिज्म, पूरी क्रिया विधि किस प्रकार से होती है वो हम आज की क्लास में देखने जा रहे हैं। सबसे पहले ये जो डीएनए है जो कि डबल हेलिक्स होता है, आपको पता है डबल हेलिक्स डीएनए, पहले उसका हेलिक्स खुलता है। ठीक है बच्चों, हेलिक्स खुलेगा और हेलिक्स खुलने के बाद इसके जो स्ट्रैंड हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पर एंजाइम्स की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिना एंजाइम्स के ये पूरा प्रोसेस असंभव होता है। तो बारी बारी से एक एक एंजाइम हम देखेंगे जो क्या क्या काम करने जा रहा है। डीएनए जो है, जब इसका सबसे पहली बात तो ये है कि डीएनए का वह स्थान जहां पर यह प्रोसेस होगा, यानी विकुंडलन का प्रोसेस होगा, वो डीएनए की किसी भी स्थान पर हो सकता है। एक से अधिक स्थानों पर भी ये रेप्लिकेशन की प्रक्रिया होती है, केवल एक स्थान पर नहीं होता। डीएनए इतनी लंबाई में होती है कि उसके बहुत सारे स्थान पर ये प्रोसेस चलता है, और जिस स्थान पर विकुंडलन प्रारंभ होता है, द्विगुणन का विधि जब शुरू होती है, उस स्थान को हम कहते हैं ओरिजिन पॉइंट या उद्भव बिंदु, या हम इसे समारंभन बिंदु भी कहते हैं। ओरिजिन पॉइंट या उद्भव बिंदु, ये कहां पर, ये क्या है? जहां पर द्विगुणन डीएनए में स्टार्ट होने जा रहा है, उस बिंदु को हम उद्भव बिंदु या ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। जिस बिंदु पर विकुंडलन स्टार्ट होगा वहां पर एक एंजाइम काम करता है
इस एंजाइम को हम कहते हैं हेलिकेज एंजाइम। ये क्या है? हेलिकेज। तो सबसे पहला कौन सा एंजाइम आपके पास ध्यान में आया? हेलिकेज एंजाइम। ये हेलिकेज एंजाइम विकुंडलन करेगा, डीएनए को खोलने का काम करेगा। खुलेगा कैसे? डीएनए के बीच के ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहते हैं, इसको ये हेलिकेज एंजाइम तोड़ देता है, अलग कर देता है। जब ये बॉन्ड टूट जाएंगे तो ये दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो जाएंगे? अलग हो जाते हैं। अब जब ये अलग होते हैं तो आप ध्यान दीजिए, अगर कोई एक कसी हुई मुड़ी हुई पूरी रस्सी है, आप उस रस्सी को नीचे ऐसे खुलेगा तो उसके ऊपर वाले स्थान पर क्या पड़ेगा? तनाव होगा। तो ऊपर इस स्थान पर तनाव पड़ जाता है। वह तनाव को दूर करने के लिए एक एंजाइम यहाँ पर काम करता है, टोपो आइसोमरेज। यहाँ पर टोपो आइसोमरेज एंजाइम कार्य करेगा। टोपो आइसोमरेज। तो सेकेंड एंजाइम कौन सा हो गया? टोपो आइसोमरेज। ये एंजाइम क्या करेगा? तनाव कम करेगा। तो हेलिकेज ने क्या किया था? हेलिकेज जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है, विकुंडलन करता है डीएनए का, डीएनए को विकुंडलन करता है। टोपोआइसोमरेज क्या करता है? यह तनाव को कम करता है, टेंशन कम करता है। डीएनए के ऊपर के भाग के तनाव को कम करता है। तनाव कम करना इसलिए जरूरी है, तनाव रिलीज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि तनाव होने से हो सकता है उसके स्ट्रक्चर में कुछ क्षति हो जाए या कुछ भी गड़बड़ी उत्पन्न हो जाए, तो वो डीएनए के लिए सही नहीं होता। इसीलिए टोपोआइसोमरेज इस टेंशन को रिलीज करता है, कम करता है। जब ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है इस स्ट्रैंड में जो नाइट्रोजन बेस लगे हुए हैं वो फिर से कोशिश करेंगे आगे पास आने की और जुड़ने की। इसको हटाने के लिए, इस स्ट्रैंड को अपने अपने जगह स्थिर रखने के लिए यहाँ पर एसएसबी काम करता है। ये एसएसबी क्या है? सिंगल बाइंडिंग प्रोटीन है, एसएसबी प्रोटीन। एसएसबी प्रोटीन। तो हमने थर्ड क्या देखा? एसएसबी प्रोटीन। सिंगल बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या काम करता है? यह स्ट्रैंड को, डीएनए के एक स्ट्रैंड को स्थिर रखता है, स्ट्रैंड को स्थिर रखेगा। जब ये खुल जाते हैं, अब यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट होता है, यानी कि द्विगुणन एक जटिल प्रक्रिया होती है और उसमें बहुत सारे एंजाइम काम करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा खुलने के लिए हेलिकेज एंजाइम चाहिए, वो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ करके इस स्ट्रैंड को खोल देगा। खुलने के बाद जब ऊपर टेंशन क्रिएट होगा डीएनए के चेन पे, हेलिक्स पे, उसको रिलीज करने के लिए, टेंशन को, तनाव को कम करने के लिए टोपोआइसोमरेज एंजाइम कार्य करता है। स्ट्रैंड अलग अलग होने के बाद में इसको अपनी जगह पर स्थिर रखने के लिए एसएसबी प्रोटीन कार्य करता है, उसको स्थिर रखता है। अब यहाँ पर द्विगुणन की प्रक्रिया चालू होगी, प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। डीएनए की प्रक्रिया चालू होने के लिए मुख्य जो एंजाइम होता है वो होता है, द्विगुणन की जो प्रक्रिया को करता है वो होता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज ये करता है कार्य, डीएनए का द्विगुणन का कार्य करेगा। डीएनए द्विगुणन का कार्य यही मेन एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए पॉलीमरेज अब द्विगुणन का कार्य करेगा, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज अपने कार्य को स्टार्ट करने से पहले उसे एक और चीज की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब डीएनए पॉलीमरेज कहाँ से कार्य प्रारंभ करेगा वो आप समझिए। डीएनए के स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि डीएनए में एक
3 प्राइम एंड होता है, एक 5 प्राइम एंड होता है। ठीक है, अगर ये 3 प्राइम एंड है तो इधर 5 प्राइम एंड रहेगा और यहाँ पर 3 प्राइम एंड रहेगा। ये जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है और करने के लिए जब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आता है तो वह हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में ही काम करेगा। 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड में ही कार्य करता है। क्लियर बच्चों? 5 to 3 प्राइम एंड पर कार्य करेगा तो किस प्रकार कार्य करेगा? अब देखिए, यहाँ पर 3 प्राइम एंड है, जो नया स्ट्रैंड स्टार्ट होगा तो यहाँ से 5 प्राइम एंड स्टार्ट होगा, अपोजिट। तो डीएनए पॉलीमरेज यहाँ से कार्य करना प्रारंभ शुरू करेगा 5 to 3 प्राइम एंड की दिशा में, डायरेक्शन में। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज को द्विगुणन, यहाँ पर डीएनए खंड को, पॉलीन्यूक्लियोटाइड को लाने से पहले जरूरत पड़ती है आरएनए प्राइमर की। आरएनए प्राइमर आवश्यक है। बिना आरएनए प्राइमर के डीएनए पॉलीमरेज अपना कार्य प्रारंभ नहीं करेगा। यहाँ पर आरएनए, ये क्या है? आरएनए प्राइमर। ये आरएनए प्राइमर क्या है? ये आरएनए प्राइमर आरएनए प्राइमेज की उपस्थिति में बनता है। और आरएनए प्राइमर कुछ नहीं है, आरएनए का एक छोटा सा खंड होता है। ये आरएनए प्राइमर जब तक नहीं आएगा तब तक डीएनए पॉलीमरेज अपना कार्य प्रारंभ नहीं करता है। तो हमने क्या देखा? डीएनए पॉलीमरेज को किसकी आवश्यकता होती है? आरएनए प्राइमर की। आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होगी। आरएनए प्राइमर जब यहां पर आकर जुड़ जाता है तब डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना प्रारंभ करता है और इस प्रकार 5 to 3 एंड डायरेक्शन में न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले जाते हैं और इस प्रकार एक नया डीएनए का खंड तैयार होता है और डीएनए पॉलीमरेज बनाते जाता है और इस प्रकार डीएनए पॉलीमरेज जो होता है एक डीएनए का द्विगुणन करके खंड बना लेता है। तो ये क्या है? डीएनए पॉलीमरेज। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आरएनए ने स्टार्ट किया काम को। आरएनए का काम जब शुरू हो जाता है तो ये यहाँ से हट जाता है। आरएनए प्राइमर को बस स्टार्ट करने की आवश्यकता होती है। आरएनए प्राइमर का खंड यहाँ पर आकर जुड़ता है। डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो डीएनए के खंड को न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते चले जाता है इस दिशा में और इस प्रकार वो अपना कार्य करते जाता है और उसके बाद आरएनए प्राइमर हट जाता है। केवल एक बार इस दिशा में एक बार आरएनए प्राइमर की आवश्यकता पड़ती है। किस दिशा में? 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड। तो यहाँ पर 3 प्राइम एंड इधर बनेगा, इधर 5 प्राइम एंड है। 5 प्राइम एंड इधर किधर आए? क्योंकि इसका जो ये पेरेंट पुराना डीएनए खंड है, ब्लैक वाला, ये पुराना डीएनए खंड है और इसकी दिशा क्या है? 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड की ओर दिशा है इसकी। और 3 प्राइम एंड इधर है तो नया खंड 5 प्राइम एंड यहाँ से बनना शुरू होगा। तो इस दिशा में इस प्रकार से कार्य करता है। अब बच्चों द्विगुणन तो इधर भी होगा, है ना? इस दिशा में होने के लिए थोड़ी सी प्रक्रिया अलग हो जाती है। क्यों अलग हो जाती है? आप यहाँ पर देखिए, इस पुराने, ये जो पुराना डीएनए खंड है इसकी दिशा क्या है? 5 प्राइम एंड है। तो यहाँ पर क्या रहेगा? 3 प्राइम एंड। क्लियर? और डीएनए पॉलीमरेज किस दिशा में कार्य करता है? 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड में कार्य करता है। तो इस यहाँ पर अपोजिट इसका 3 प्राइम एंड आएगा तो 5 प्राइम एंड कहाँ आएगा?
इधर ऊपर की ओर बनेगा 5 प्राइम एंड। दूसरे स्ट्रैंड में डीएनए खंड के जुड़ने की दिशा उल्टी होती है, ऊपर से नीचे की ओर होगी। ठीक है, तो जब ऊपर से नीचे की ओर होगी तो यहाँ पर ये खंड खंड में बनेगा। सबसे पहले यहाँ पर भी क्या आके जुड़ेगा, प्राइमर आकर के जुड़ेगा, आरएनए प्राइमर। यहाँ पर आरएनए प्राइमर आएगा, बिना उसके स्टार्ट नहीं होता है। ये आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर आने के बाद में डीएनए पॉलीमरेज अपना कार्य प्रारंभ करता है और ऊपर से नीचे की ओर इस दिशा में इस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है। फिर यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ये रुक जाता है। ये कैसे उल्टी दिशा में होगा उसको अभी हम समझेंगे, क्यों उल्टी दिशा में होता है। एक तो आपने कारण समझ लिया, क्योंकि यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज 5 to 3 एंड की ओर दिशा में कार्य करता है, तो यहाँ पर ऊपर से 5 to 3 एंड दिशा में इस प्रकार से डीएनए पॉलीमरेज कार्य करना प्रारंभ करेगा, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा और एक नया खंड बनेगा। तो इस प्रकार 5, अब देखिए एक खंड बनने के बाद में एक विशेष चीज, फिर से प्राइमर की आवश्यकता होती है, आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होती है। यहाँ पर फिर आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होगी और उसके बाद फिर डीएनए का पॉलीमरेज आएगा। डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर फिर ये एक खंड बनाता है, फिर उसके बाद फिर प्राइमर की आवश्यकता पड़ेगी और फिर डीएनए का एक खंड बनता है। इस प्रकार से खंड खंड में डीएनए का निर्माण होता है, डीएनए स्ट्रैंड का दूसरी दिशा में। और आरएनए प्राइमर जो होता है, ये आरएनए प्राइमर केवल कार्य को स्टार्ट करने के लिए आता है, डीएनए पॉलीमरेज के कार्य को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर आता है। ठीक है, एक बार कार्य डीएनए पॉलीमरेज अपना कार्य प्रारंभ करता है, फिर ये प्राइमर अपने स्थान से हट जाता है। ठीक है बच्चों, तो बार बार यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वह अपना कार्य करता है और इस प्रकार डीएनए के खंड को जोड़ते चला जाता है, यहाँ पर बनाते चला जाता है। और आरएनए प्राइमर आकर के लगता है, डीएनए पॉलीमरेज जैसे ही अपना बनाना शुरू करता है, आरएनए प्राइमर का उच्छेदन हो जाता है, आरएनए प्राइमर हट जाता है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो डीएनए का खंड है जो टुकड़े टुकड़े में बना हुआ है, इस खंड को कहते हैं ओकाजाकी खंड। ओकाजाकी खंड कहते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। और इस प्रकार टुकड़े टुकड़े में जो डीएनए का स्ट्रैंड बनता है उसको लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड। और जो कंटिन्यू 5 to 3 डायरेक्शन में जो स्ट्रैंड बना है बिना टूटा हुआ सीधा, उसे कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। अब बात आती है कि ये जो ओकाजाकी खंड डीएनए के टुकड़े टुकड़े में बने हुए हैं, ये टुकड़े में है, अब इसको पूरा एक कंटिन्यू जोड़ना है। इसको जोड़ने के लिए जो एंजाइम काम आता है वो है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज ये क्या करता है, डीएनए खंड को जोड़ता है। इसका कार्य है डीएनए खंड को जोड़ना। ठीक है, और डीएनए लाइगेज जब आ जाता है तब फिर यहाँ पर डीएनए लाइगेज जो होता है वह इस खंड को जोड़ देता है, पूरा एक खंड जुड़ जाता है। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि यहाँ पर डीएनए
लाइगेज एंजाइम इनको जोड़ने का कार्य करता है। जब ये दोनों खंड बन जाते हैं, ये ओल्ड स्ट्रैंड है और ये न्यू स्ट्रैंड है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये ओल्ड है, ये न्यू स्ट्रैंड, और ये है ओल्ड स्ट्रैंड। जब ये दोनों डीएनए का खंड बन जाता है, बनने के बाद में काम होता है प्रूफ रीडिंग और मरम्मत का। कभी कभी जब न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते हैं तो 2-3 चीजों की संभावना होती है। कभी कभी कि गलत पेयरिंग भी हो सकता है, न्यूक्लियोटाइड्स की गलत पेयरिंग हो जाती है, उस पेयरिंग को सुधारने के लिए भी एंजाइम्स की आवश्यकता पड़ती है। या कभी कभी ऐसा होता है कि डीएनए के खंड में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन की आवश्यकता होती है, लेकिन कभी कभी यूरेसिल भी आकर के जुड़ जाता है। तो मरम्मत और इस प्रकार से प्रूफ रीडिंग का कार्य होता है, और उसके लिए जो एंजाइम होता है वो डीएनए पॉलीमरेज ही करता है। और डीएनए पॉलीमरेज एक्चुअल में 3 प्रकार के होते हैं, 1, 2 और 3। तो 1 और 2 जो होते हैं ये मरम्मत और प्रूफ रीडिंग का काम करते हैं। डीएनए का नया स्ट्रैंड बनने के बाद मरम्मत और प्रूफ रीडिंग करते हैं, यानी गलतियों को सुधारने के लिए कि कहीं कोई गलत न्यूक्लियोटाइड या कोई गलत क्षार तो नहीं जुड़ गया है, कहीं पर कुछ क्षतिग्रस्त तो नहीं है, तो उसको मरम्मत करना है। उसके लिए डीएनए पॉलीमरेज 1 और 2 कार्य करते हैं। और ये जो द्विगुणन का एक्चुअल में डीएनए द्विगुणन का कार्य करता है, ये डीएनए पॉलीमरेज 3 करता है। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज 3 द्विगुणन का कार्य करता है, और 1 और 2 जो होते हैं मरम्मत और प्रूफ रीडिंग का कार्य करता है। यहाँ पर एक सवाल ये आता है, कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं अक्सर, क्योंकि ये थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया है। ये समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि एक इस दिशा में जा रहे हैं और एक उल्टी दिशा में क्यों जा रहा है। तो हमेशा बेसिक ये ध्यान रखना, ये जो स्ट्रैंड है 3 प्राइम एंड, 5 प्राइम एंड, 5 प्राइम एंड, 3 प्राइम एंड, और बेसिक डीएनए पॉलीमरेज हमेशा 5 to 3 के डायरेक्शन में ही वो जुड़ना चालू करता है। तो यहाँ पर 3 प्राइम एंड से ही शुरू होगा, 5 प्राइम एंड यहाँ पर नया बनेगा, तो 5 to 3 के डायरेक्शन में ही कार्य करता है। तो जहां पर 5 to 3 के डायरेक्शन में नया डीएनए खंड बनेगा वो हमेशा लीडिंग स्ट्रैंड रहेगा, कंटिन्यू स्ट्रैंड रहेगा, सतत दिशा में कार्य करेगा बिना टूटे। अब यहाँ पर ये जो स्ट्रैंड है, चूंकि यहाँ पर ओल्ड स्ट्रैंड 5 प्राइम एंड है, तो नया वाला 3 प्राइम एंड बनेगा। तो पुराना जो ऊपर की ओर 5 प्राइम एंड बनना शुरू होगा, तो 5 प्राइम एंड की दिशा में ऊपर से नीचे की ओर ऐसे डीएनए बनना शुरू हो जाता है। तो ये टुकड़े टुकड़े में क्यों बनता है? क्योंकि आप देखिए, कोई भी चीज जब ऐसे खुलेगा, है ना, आप एक रस्सी का इमेजिन करिए, मान लीजिए ये ऊपर से नीचे की ओर ऐसे खुल रहा है, और जब ये खुलेगा तो क्या होगा, एक दिशा में तो 5 to 3 और नीचे से ऊपर जा रहा है, और ऊपर की ओर खुलते जाएगा, तब तो ये ऊपर की ओर जब खुलेगा तब ऊपर का दिशा काम करेगा ना। तो जितना भाग यहाँ से खुलेगा तभी वो टुकड़े टुकड़े में इसीलिए बनता है, क्योंकि यहाँ पर जब ये ऊपर बंधा हुआ है, ये तो खुल रहा है, और ये खुलने के बाद में ये नीचे से ऊपर जा रहा है, वो खुलते जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। लेकिन ये जितना खुलता है उसके बाद यहाँ ऊपर से चालू होता है, पूरा तो खुला नहीं है। ऊपर से जब ऐसे खुलेगा तो उतनी दिशा खुलेगा, वहां से चालू होता है, फिर खुलेगा तो फिर ऊपर से चालू होगा। तो इसलिए ये टुकड़े टुकड़े में बनता है, डायरेक्शन अलग अलग रहता है। तो इस प्रकार हम जो लैगिंग स्ट्रैंड है और लीडिंग स्ट्रैंड है, लीडिंग कंटिन्यू होता है, सतत दिशा में कार्य करता है। लैगिंग जो होता है वह असतत होता है, डिसकंटिन्यू होता है, टुकड़ों में बनता है। और इस टुकड़े में बने हुए डीएनए खंड को डीएनए लाइगेज एंजाइम जोड़ता है। क्लियर बच्चों? इस प्रकार से एक पुराने डीएनए के पास में दो उनका अपना स्ट्रैंड और बन जाता है, तो एक पुराना और एक नया, एक पुराना और एक नया।
और इस प्रकार से इसीलिए हम इसको सेमी कंजर्वेटिव या अर्ध संरक्षित विधि कहते हैं। एंजाइम्स आपको नाम ध्यान में रखना है। मुख्य एंजाइम हेलिकेज, मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, हेलिकेज एंजाइम जो होता है वो विकुंडलन यानी उस डीएनए के खंड को खोलने का काम कर रहा है। खुलेगा कैसे? हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ करके वो खुलता है। टोपोआइसोमेरेज क्या करता है? जब ये खुलता है तो डीएनए खंड पर तनाव पड़ता है, उस तनाव को कम करने के लिए टोपोआइसोमेरेज एंजाइम कार्य करेगा। एसएसबी प्रोटीन क्या काम करता है? स्ट्रैंड खुलने के बाद उस स्ट्रैंड को अपनी जगह पर स्थिर रखने के लिए एसएसबी प्रोटीन कार्य करता है। डीएनए पॉलीमरेज मुख्य एंजाइम है जो एक्चुअल में डीएनए के खंड को बना रहा है, डीएनए खंड का निर्माण कर रहा है, श्रृंखला का निर्माण कर रहा है। डीएनए श्रृंखला का निर्माण कौन सा एंजाइम कर रहा है? डीएनए पॉलीमरेज। ठीक। आरएनए प्राइमर क्या है? आरएनए प्राइमर डीएनए श्रृंखला के निर्माण कार्य को शुरू करता है। बिना आरएनए प्राइमर के डीएनए पॉलीमरेज अपना कार्य प्रारंभ नहीं करता है। एक बार डीएनए प्राइमर आने के बाद में जब डीएनए पॉलीमरेज अपना कार्य प्रारंभ करता है, आरएनए प्राइमर का काम खत्म हो जाता है और वह अपने स्थान से हट जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे लीडिंग स्ट्रैंड में केवल एक बार आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होती है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज अब कंटिन्यू पर खुलते जाएगा और वो बनाते जाएगा। लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड में आप देखेंगे चूंकि ये खुलेगा इतना, फिर ये बनेगा, फिर खुलेगा, फिर बनेगा ऊपर से नीचे की ओर, इसलिए यहाँ टुकड़े टुकड़े में बनता है, तो बार बार प्रोसेस का स्टार्ट करना पड़ता है। तो हर बार आरएनए प्राइमर की आवश्यकता पड़ती है। हर बार आरएनए प्राइमर आएगा, हर बार डीएनए पॉलीमरेज श्रृंखला का निर्माण करेगा। तो अंतर क्या हुआ? लैगिंग स्ट्रैंड में बार बार आरएनए प्राइमर की आवश्यकता पड़ती है, लीडिंग स्ट्रैंड में केवल एक बार आरएनए प्राइमर की आवश्यकता पड़ती है। जब ये खंड में डीएनए बन जाता है तो डीएनए लाइगेज इन खंड को जोड़ने का काम करता है। डीएनए लाइगेज डीएनए खंड को आपस में जोड़ता है। डीएनए पॉलीमरेज 1 और 2 मरम्मत और प्रूफ रीडिंग का कार्य करता है। जब भी कोई नया चीज बनता है तो वहां पर कुछ संभावना होती है कि गलत न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ सकते हैं, कुछ न्यूक्लियोटाइड डीएनए का खंड क्षतिग्रस्त हो सकता है, तो उसको मरम्मत करने के लिए, नाइट्रोजन क्षार को जांचने के लिए, सबके लिए डीएनए पॉलीमरेज 1 और 2 कार्य करता है। तो ये मुख्य रूप से ये 7 जो नाम है एंजाइम्स के, उसको आप एकदम ध्यान में रखेंगे और इस प्रकार से ये सारे नामकरण और इस प्रोसेस के द्वारा कि किस प्रकार से एक 2 नए डीएनए खंड का निर्माण होता है। जब आप, ये तो हो गया प्रोसेस को समझने की बात। जब भी आप पूरी क्रिया विधि का नोट्स बनाते हैं तो वो 7 पॉइंट्स को आप पूरा कवर करके लिखेंगे। सबसे पहले आपके बुक में दिया हुआ है कि किस प्रकार से डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड पहले सक्रिय होता है, सक्रियकरण होता है इस प्रोसेस से पहले। इस प्रोसेस से पहले डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड सक्रिय होगा। सक्रियकरण का मतलब होता है उसका फास्फोराइलेशन होता है। फास्फोराइलेशन मतलब एटीपी की सहायता से उसका जो मोनोफास्फेट है वो ट्राइफास्फेट में बदलता है ऊर्जा लेकर के। जब वो ट्राइफास्फेट में बन जाता है तब फिर द्विगुणन की प्रक्रिया चालू होती है। सेकेंड, वहां पर आपको बताना है कि फिर वो उद्भव बिंदु बताना है, ओरिजिन पॉइंट। नोट्स में आपको पॉइंट वाइज लिखना है इन सारे प्रोसेस को। पहले सक्रियकरण लिखेंगे, फिर उद्भव बिंदु के बारे में लिखेंगे, फिर आरएनए प्राइमर का निर्माण होता है ना, फिर डीएनए की नई खंड श्रृंखला का निर्माण होता है, डीएनए की नई खंड श्रृंखला बनेगी, फिर आरएनए प्राइमर का उच्छेदन होगा, उसका हट जाता है। उसके बाद ओकाजाकी खंड का जुड़ना बताया गया है और फिर लास्ट में डीएनए का मरम्मत और प्रूफ रीडिंग। यही सारी बातें आप पॉइंट वाइज पूरा क्रिया विधि में आप थ्योरेटिकली लिख सकते हैं। और समझने के लिए आपको ये मुख्य ये एंजाइम्स और ये डायग्राम
हर एक जगह पर टोपोआइसोमरेज, हेलिकेज, एसएसबी, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए प्राइमर, डीएनए लाइगेज, ये सारे एंजाइम्स को ध्यान में रखना है कौन सा क्या कार्य कर रहा है। लैगिंग स्ट्रैंड क्या है, लीडिंग स्ट्रैंड क्या है, ओकाजाकी खंड क्या है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये है डीएनए रेप्लिकेशन का सेमी कंजर्वेटिव मेथड, जिसके द्वारा डीएनए अपनी एक कॉपी बनाता है। ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों को ये प्रोसेस समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से इसी चैप्टर का अगला टॉपिक पढ़ेंगे।